हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी यार। आई होप आप अच्छे होंगे बिल्कुल। और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए आप और हमेशा फिट रहिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसा कि आपको पता है अच्छे से कि अगर हम बिल्कुल फिट रहेंगे तो हम हमारा जो 6 महीने का या 3 महीने का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं उसके अंदर स्टडी कंटिन्यू रहेगी हमारी। ठीक है, तो आज यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेने वाला हूँ मैं आपके सामने, जिसका नाम है पार्टिसिपल। ओके, देखिए पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पार्टिसिपल की क्लास के अंदर। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पार्टिसिपल जो होता है वो जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, जैसे टेंस है उसका क्या रोल होता है पार्टिसिपल के अंदर, ठीक है। इसी तरह से किस जगह पर एडजेक्टिव फॉर्म बन जाती है, ठीक है। किस तरह से पार्टिसिपल के अंदर हम नाउन की फॉर्म को यूज कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर कंजंक्शन का यूज होता है पार्टिसिपल के अंदर, वर्ब किस तरह से काम होती है आपके पार्टिसिपल के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ तो जो पार्टिसिपल होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला टाइप होता है पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड टाइप होता है पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। ये मार्कर ये वाला ज़्यादा सही है, चलिए इससे लिखता हूँ मैं। तो कितने टाइप हो गए पार्टिसिपल के? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये होता है आपके V1 प्लस ING, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब जैसा कि आपको पता है, या जो बच्चे आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि पार्टिसिपल जो है, सॉरी, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। तो वर्ब की आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो टोटली वर्ब की कितनी फॉर्म हो गई? 5 फॉर्म हो गई आपके। क्लियर? जैसे यहां पर अगर मैं लेता हूं गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। क्लियर? और ऐसे ही अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो V1 में अगर आप कभी भी ING जोड़ देते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है, तो हो जाएगी गोइंग। क्लियर? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो V1 में अगर आप कभी भी S और ES जोड़ देते हैं तो ये होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो गो की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी गोज। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से? क्लियर? एक बार मैं मेरा माइक थोड़ा सही कर लूँ यार। यस, नाउ फाइन। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना? ING लगाना। अब कहाँ का पूरे इंग्लिश में V1 के साथ ING यूज किया जाता है वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की हमेशा ED, EN और NT फॉर्म होता है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ब दिया आपको प्ले, ऐसे ही एक वर्ड मैं आपको देता हूं टेक, और इसी तरह से एक और वर्ब है बर्न। क्लियर? तो यहां पर टोटली कितनी वर्ब हो गई आपके पास? 3। अगर मैं बात करूं तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। क्या होती है? प्लेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? प्लेड। इसी तरह से टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। इसी तरह से बर्न है, बर्न की सेकंड फॉर्म होती है बर्न, एंड बर्न की थर्ड फॉर्म भी होती है बर्न। क्लियर? अब आपने जनरली देखा होगा जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो मोस्टली बुक्स में देख लीजिए आप, या इसके अलावा अगर आप और भी बहुत से वीडियोस देखेंगे उनमें सब में यही लिखा रहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में टुक है। क्लियर? तो इस जगह पर ये चीज अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगी, तो इसलिए इसको सिर्फ सेकंड फॉर्म कहना ही गलत होगा।
यहां पर मैं कहता हूं कि वर्ब के एंड में ईडी, ई एन या एन टी आता है तो वो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है ये? तो जैसे प्ले की सेकंड फॉर्म में भी ईडी है और थर्ड में भी ईडी है, तो ये दोनों ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। टेक की थर्ड फॉर्म में ई एन है लास्ट में, टेकन में, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बर्न में यहां भी एंटी है, यहां भी एंटी है, तो ये क्या हो गया? आपके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नंबर थर्ड में बात करूं परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उसका सीधा सा एक फंडा बता रहा हूं मैं आपको, हैविंग के साथ ईडी, ई एन या एंटी फॉर्म। क्लियर? अब आपने कभी देखा होगा, मोस्टली ये बताते हैं कि हैविंग के साथ अगर पास्ट का परफेक्ट दिख जाए तो स्टूडेंट इसको राइट मान लेते हैं, जबकि मैं बता देता हूं पास्ट परफेक्ट अगर आपने कभी पढ़ा हो तो यहां पर बच्चों को ये पता होता है कि हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। भाई पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन जब बनता है तो अगर इस तरीके से आ गया, हैविंग हैड रीच्ड, क्या आ गया? हैविंग हैड रीच्ड। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, मेरा कॉन्सेप्ट तो ऊपर वाला है, ठीक है? ये वो बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स मोस्टली इसको परसेप्शन ले लेते हैं बहुत सी किताबों से पढ़कर या बहुत से अलग अलग वीडियोस देखकर। तो ये उस चीज के बारे में बता रहा हूं कि कहां पर गलती होती है। तो अगर वहां लिखा है हैविंग प्लस पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट आपकी नजर में हैड प्लस वर्ब थर्ड होता है, तो हैविंग हैड रीच्ड दिख गया तो ये सेंटेंस वैसे ही गलत हो गया। क्लियर? तो ये कंफ्यूजन कर जाता है। तो हैविंग के बाद आपको पता है कि हैड का यूज तो आप वैसे ही नहीं कर सकते, तो ये गलत है बिल्कुल। तो आपको एक फंडा याद रखना है कि इसको हम हैविंग प्लस पास्ट परफेक्ट नहीं बोलकर मैंने इसको मेरे रूप में निकाला है हैविंग प्लस ईडी, ई एन या एंटी फॉर्म। क्लियर है ये? तो इस तरह से ये जो पार्टिसिपल है इसके तीन टाइप्स होते हैं और हम तीनों को कंप्लीटली पढ़ेंगे कि किस किस तरह से ये यूज लिए जाते हैं। आ रही है बात समझ? तो आप इसको उतार लीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए आप, ठीक है? ताकि ये बहुत से बच्चों को ये फ़ायदा पहुंचा सके, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इस टॉपिक का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कंपटीशन के अंदर। इसके क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाऊंगा, नीचे जो इसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी, उन क्वेश्चंस को आप करिएगा, आपको खुद को लगेगा कि पार्टिसिपल बहुत ईजी हो चुका है एकदम, ठीक है? चलिए तो आगे देखते हैं अब हम। ये आपको समझ आ ही गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? V1 प्लस ING, या जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? यस, सही बोल रहे हैं बिल्कुल आप, वर्ब की ईडी, ई एन और एंटी फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की ईडी, ई एन या एंटी फॉर्म हो गई आपके। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे देखते हैं अब। देखिए सबसे पहले मैं आपसे उठाता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर मैं आपसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूं तो नंबर 1 हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है? इससे पहले ही मैंने आपको टेंस के बारे में बताया है। टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है। तो जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज राइटिंग ए बुक, शी वॉज हैकिंग द trees, they will have been doing this work from morning, ठीक है? इसी तरह से मैं आपसे ये फॉर्म भी ले लेते हैं, she had been lifting 100 kg since her childhood। क्लियर? ये 4 सेंटेंस आपके सामने हैं।
अब अगर मैं आपसे बात करूं तो इनमें से कौन सा सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा। मेरी वर्डिंग पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐसा सेंटेंस होगा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर इज के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस हुआ? ये प्रेजेंट टेंस। अरे ये बात आपको समझ में? यहां पर आपके सेकंड इसमें वॉज के साथ हैकिंग आ रहा है, तो ये टेंस कौन सा हुआ आपके? पास्ट का प्रोग्रेसिव, या जिसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ये पास्ट का प्रोग्रेसिव है। इसकी अगर मैं बात करूं, विल हैव बीन डूइंग। ठीक है, तो विल कब लगता है? जब बात होती है आपके फ्यूचर की। किसकी बात होती है? फ्यूचर। ओके, और फ्यूचर में भी ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। और यहां अगर मैं बात करूं तो हैड बीन लिफ्टिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हैड बीन लिफ्टिंग। अब हैड बीन लिफ्टिंग जो है ये कौन सा टेंस हुआ आपके? पास्ट परफेक्ट। एफ वापस लिख देता हूं मैं, प्रोग्रेसिव। कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अरे ये बात आपको अच्छे से समझ में? ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि यार मैंने पूछा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है, तो आपको टेंस पे फोकस नहीं करना है कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कौन सा टेंस है। टेंस डजंट मैटर, पार्टिसिपल टेंस से डिफरेंस है। ये मैं आपको यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर जहां जहां आपके आईएनजी फॉर्म है, चाहे वो टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, लेकिन पार्टिसिपल जो होगा वो कौन सा कहलाएगा? हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब टोटली अगर मैं बात करूं तो ऐसे कितने टेंस होते हैं जिनमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो सकती है? कितने टेंस होते हैं इसे बताइए? वेरी गुड, बोलिए। यस, प्रेजेंट होगा एक तो प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये दो ऐसे टेंस है जिसमें हम किसका यूज करते हैं? पार्टिसिपल का। कौन सा? V1 प्लस आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट में अगर मैं बात करूं तो पास्ट में भी दो होते हैं, पास्ट का प्रोग्रेसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसको कहा जाता है, या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इन दो में भी किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर का प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इन दो में भी किसका यूज किया जाता है? V1 प्लस आईएनजी। दैट्स मीन टोटली 6 ऐसे टेंस होते हैं जिनमें आप किसका यूज करते हो? हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर टेंस का क्या रोल होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, आई विल सॉल्व इट। क्लियर? तो ये समझ आ गया आपको अच्छे से? चलिए, वेरी गुड। वापस देख लेते हैं एक बार और, इसको मैं सही कर लेता हूं मेरे माइक को एक बार। यस, नाउ फाइन। चलिए नंबर सेकंड देखते हैं अब। एडजेक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहां बात करूं तो एक सेंटेंस है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। क्या है सेंटेंस? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इस सेंटेंस को देख के आपको पता लग रहा होगा कि यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म कैसे काम करेगी।
प्रेजेंट पार्टिसिपल की। जैसे मैं बात करूं आपसे, यहां पर लिखा हुआ है बुक और बुक क्या है? नाउन, ठीक है। और जैसा मैंने आपको एडजेक्टिव में पहले भी पढ़ाया है कि किसी भी नाउन की जो विशेषता बता रहा होता है वो वर्ड क्या कहलाता है? आपके एडजेक्टिव कहलाता है। समझ आ रही है बात अच्छे से? तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, तो अगर मैंने बुक से पूछा कैसी बुक, तो जवाब क्या निकल कर आया? इंटरेस्टिंग बुक। कैसी बुक? इंटरेस्टिंग बुक। तो इसका मतलब यहां पर इंटरेस्टिंग जो वर्ड है वो क्या फॉर्म ले चुका है? एडजेक्टिव। कौन सी फॉर्म लिया है इसने? एडजेक्टिव फॉर्म लिया है। क्लियर है ये चीज आपको बिल्कुल? अब इसे अच्छे से वापस से समझिएगा कि जो बुक है वो एक नाउन है और उसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो चुकी है? आपके इंटरेस्टिंग। मैंने बुक से पूछा कैसी, तो जो कैसे और कैसी का जवाब देता है वो नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव में क्या लगा हुआ है? आईएनजी। क्या लगा हुआ है? आईएनजी। तो यहां क्या हो चुका है? ये एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो किस में जा रही है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने बताया था कि अगर आईएनजी में चला जाए किसी भी तरह से तो वो क्या चला जाता है? आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ऐसे ही और ले लेते हैं हम। जैसे मैं अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछूं ऐसे कौन कौन से और बता सकते हैं, तो जिसको भी इसकी एडजेक्टिव फॉर्म याद आए एकदम से वो बिल्कुल आप कमेंट के अंदर लिखिए, ताकि आपके कमेंट को देखकर बाकी बच्चे भी इस चीज का पता लगा सके किस तरह से एडजेक्टिव फॉर्म आपके काम करती है। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ए बर्निंग ट्रेन। क्या कहा मैंने? ए बर्निंग ट्रेन। यस। जो भी आपको याद आ रहा है वो आप बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा और कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा जो भी आपको याद आता है। ए बर्निंग ट्रेन। अब यहां मैं बात करूं, ट्रेन क्या है? नाउन, ठीक है। कैसी ट्रेन? बर्निंग। तो कैसी का जवाब दिया तो वो क्या हुआ? आपके एडजेक्टिव फॉर्म हो चुकी है। और एडजेक्टिव में भी क्या लग रहा है? आईएनजी। तो ये क्या हो चुका है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। ये समझ आ गई बात? देखिए ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा पार्टिसिपल के सेकंड लेक्चर के अंदर, मैं बकायदा आपको यहां पर लिख कर पूरा अच्छे से समझाऊंगा पार्टिसिपल। तो उन क्वेश्चंस में आपको देखने को यही मिलेगा कि किस तरह से एडजेक्टिव फॉर्म यहां पर काम कर रही है। ऐसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं, होता है ना जब आप कोई मूवी देख कर आते हो, ठीक है, जैसे कोई भी आपने मूवी देखी, जैसे जनरली एक वो मूवी आई थी रेस 3। तो रेस 3 देखने के बाद लोग जब बाहर निकले तो बोले यार बड़ी बोरिंग मूवी है। कैसी मूवी है? बोरिंग। मूवी यहां पर नाउन है और उसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो चुकी है? आईएनजी के अंदर। तो बोरिंग मूवी, तो यहां पर बोरिंग क्या हो गया? आपके एडजेक्टिव फॉर्म हो चुकी है किसकी? प्रेजेंट पार्टिसिपल की। समझ आ गया ये अच्छे से आपको? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। अब इसे उतार लीजिए एक बार, आप जल्दी से उतार लीजिए इसे, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। यस, उतार लिया? बहुत अच्छे, कुछ समझदार बच्चे हो यार आप तो। चलिए, तो ये टेंस और एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हो चुका है। अब नंबर 3 हम देखते हैं कि किस तरह से ये हैज, हैव और हैड में आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। अच्छे समझेंगे इसे हम। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई विल हैव यू स्विमिंग विद इन अ मंथ। ठीक है? ऐसे ही एक सेंटेंस है, दे विल नॉट हैव यू पार्क्ड योर बाइक इन द स्ट्रीट। ये 2 सेंटेंस है आपके सामने। ठीक है भाई? एक तो क्या है, आई विल हैव यू स्विमिंग विद इन ए मंथ, और दे विल नॉट हैव यू पार्क्ड योर बाइक इन द स्ट्रीट। ठीक है? अब इन दोनों सेंटेंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो अच्छे से देखते हैं यहां पर कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जनरली क्या होता है कि आप लोगों की अप्रोच क्या होगी, या एक नॉर्मल जो स्टूडेंट जो सीख कर आता है तो उसकी अप्रोच ये होती है कि उसे अच्छे से सिखाया जाता है टेंस के अकॉर्डिंग कि हैज, हैव और हैड, ये 3 ऐसे टेंस में इस तरह से फॉर्म लेते हैं कि इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। उसको ये पता होगा, तो वो जनरली जब क्वेश्चन की अप्रोच बनाएगा तो वो अप्रोच ये बनेगी कि उसको जैसे ही हैज और हैड दिखेगा वो सेंटेंस के अंदर डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म तलाशने जाएगा, और जब उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी तो वो सेंटेंस को क्या कर देता है? गलत कर देगा वो। समझ आ रही है बात? तो आपको सिंपल सा एक फंडा है, ये याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कभी भी हैज, हैव और हैड
क्या क्या, हैज, हैव और हैड। अगर इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिख जाए, क्या दिख जाए, ऑब्जेक्ट, क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट दिखने पर आने वाला जो मामला होगा वो आपके V1 प्लस ING में जाएगा। दैट्स मीन वहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। समझ आ गई बात अच्छे से आपको? मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं, अच्छे से सुनिएगा कि हैज, हैव, हैड, इनके साथ आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अगर आपको दिख रहा है तो वहां पर सीधी सी एक चीज ये चेक करनी है कि उन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर हैज, हैव, हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो अब मैं यहां पर देखता हूं, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है जिसमें क्या लग रहा है, हैव, और यू क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो अगर हैज, हैव, हैड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो आने वाली वर्ब में क्या लगेगा, ING। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सेम इसमें देखते हैं, दे क्या है, सब्जेक्ट, विल नॉट हैव किसका पार्ट है, वर्ब का, यू क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब भी कौन सी है, हैज, हैव, हैड फॉर्म की। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो अगर इस सेंटेंस को मैं राइट करूंगा तो सेंटेंस राइट होगा हमारे पार्किंग। क्या राइट हो जाएगा, पार्किंग। तो ये हो गया, दे विल नॉट हैव यू पार्किंग योर बाइक इन द स्ट्रीट। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सुपर रूल है, बहुत शानदार कंडीशन है जो मैंने आपको बिल्कुल सामने बताई है। इसको आप अच्छे से एक बार लिख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए, बोलना स्टार्ट करिए मेरे साथ। यस, वेरी गुड। हैज, हैव और हैड, अगर इन तीन के बाद आपको क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट, तो आने वाली वर्ब में हम किसका यूज करते हैं, ING फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज आपको? वेरी गुड। चलिए, उतार लिया आपने अच्छे से, आराम से आप इसको उतार भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। यस, चलिए देखते हैं अब नंबर 4th कंडीशन। देखिए, एक होता है आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या होता है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। ठीक है, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं अच्छे से। आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, आपको वर्ब ऑफ परसेप्शन समझ आ जाएगी होती क्या है। ठीक है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा स्पेशली आप। जैसे मैं बात करूं, कोई भी वर्ब होती है वो एक एक्शन होता है, कार्य होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ब। क्रिया की परिभाषा आपको पता है अच्छे से कि कोई भी जो कार्य किया जाता है वही क्या होती है, वर्ब होती है। दैट्स मीन इफ यू आर डूइंग एनी एक्शन दैट इज कॉल्ड वर्ब। क्लियर? तो यहां पर जो वर्ब होगी, वर्ब ऑफ परसेप्शन, उसको पहचानने का, देखिए वर्ब अनलिमिटेड होती है, लेकिन आप वर्ब ऑफ परसेप्शन कैसे पहचानेंगे उसका मैं एक शानदार सा आपको तरीका बताता हूं और गारंटी आपको जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलने वाले। वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है, उन बॉडी ऑर्गन्स से निकलने वाले जो फंडामेंटल वर्क है। वापस से मेरे शब्दों पे गौर करिएगा कि हमारे जितने भी शरीर के अंग है और जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, उनसे निकलने वाले फंडामेंटल वर्क अगर एक्शन के तौर पर या वर्ब के तौर पर आ रहा है तो वो क्या कहलाती है, वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाएगी। समझ आ गई बात आपको अच्छे से? और जो वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं बन रही, दैट्स मीन वो उसका फंडामेंटल वर्क नहीं है, वो कोई अनादर काम होगा तो वो हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि बॉडी ऑर्गन्स, अच्छे समझिएगा, किससे निकलने वाले, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट से निकलने वाले एक्शन। जैसे सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं, आई, हमारा एक बॉडी पार्ट है आई। क्लियर? आंख, आंख का मूल काम क्या होता है, फंडामेंटल वर्क क्या होता है, आंख क्यों बनाई है भगवान ने, ठीक है। वर्ब क्या निकलेगी इससे, आंख का काम हो गया देखना, जिसे हम क्या कहते हैं, सी, या देखने को हम और क्या कहते हैं, वॉच। क्लियर? तो अब आंख का जो मूल काम है वो कहलाएगा आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है VOP। अगर मैं बात करूं आंख का दूसरा काम क्या है,
बताइए, आंख का काम और क्या हो सकता है दूसरा? आंख मारना। अगर मान लीजिए आपने किसी को आंख मार दी, ठीक है, वो टांगे टूटना तो कंपलसरी है, ठीक है, वो आपके स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है फिर तो यहां पर आप बात आती है कि आंख का दूसरा काम क्या हुआ? आंख मारना। ये मूल काम है क्या? नहीं है ना, तो ये आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं होगी। समझ आ रही है बात? कोई इंसान सोता है तो सोते समय आंखें अपनी क्या कर लिया? बंद। तो आंख का दूसरा काम और क्या हो सकता है? स्लिप। क्या हो सकता है? स्लिप। तो स्लिप जो है वो भी क्या नहीं कहलाएगा? आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्लियर? उतारिए इसको एक बार जल्दी से, मैं वापस से आपको वर्ब ऑफ परसेप्शन समझा देता हूं। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होगा? बोलिए मेरे साथ, कि हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, उन बॉडी ऑर्गन्स का जो फंडामेंटल वर्क है, ठीक है, वो फंडामेंटल वर्क हमेशा क्या कहलाता है? वर्ब ऑफ परसेप्शन। ठीक है, जैसे नंबर सेकेंड मैं बात करता हूं आपसे ईयर, कान। कान का फंडामेंटल वर्क क्या होगा? सुनना। तो हियर क्या हो चुकी है? वर्ब ऑफ परसेप्शन। समझ आ रही है बात? नंबर सी, अगर मैं बात करूं आपसे नोज, नाक। अब नाक का फंडामेंटल वर्क क्या है? नाक का फंडामेंटल वर्क है श्वास लेना, मतलब ब्रीदिंग करना। तो ये क्या हो गया? आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन है ये। क्लियर? ऐसे ही मैं आपसे बात करूं टंग, हमारी जो जीभ होती है उसका फंडामेंटल वर्क क्या होता है? तो जीभ का फंडामेंटल वर्क होता है हमारे टेस्ट। तो टेस्ट क्या हो गई? वर्ब ऑफ परसेप्शन। भाई जीभ भगवान ने क्यों बनाई? किसी भी चीज का स्वाद लेने के लिए। समझ आ रही है बात आपको अच्छे से? ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं ई पोर्शन में हैंड, हाथ। हाथ का मूल काम क्या होता है बताइए? अब कोई गया बोला झापड़ मारना, ठीक है, कोई कहेगा बोले सर किसी को गिरा देना हाथ से धक्का देके। ओके, तो हाथ भगवान ने क्यों बनाए हैं? किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। क्या करने के लिए? पकड़ने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन। आई बात समझ आपको अच्छे से? ठीक है, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं कि हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उन बॉडी ऑर्गन्स का जो फंडामेंटल वर्क होता है, मूल कार्य जो होता है, उसे बोला जाता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्लियर? तो ये आप लिख लीजिए अच्छे से। अब वर्ब ऑफ परसेप्शन से क्या क्वेश्चन निकलता है वो मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। पार्टिसिपल में वर्ब ऑफ परसेप्शन का क्या रोल होता है वो भी देखते हैं अब हम। जैसे एक सेंटेंस है, आई सा हर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। ठीक है, यही अगर मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं, आई सा हर पास्ट थ्रू द स्ट्रीट। हो गए दो ये? अब अच्छे से समझिएगा, कभी भी अगर सेंटेंस में आपको वर्ब ऑफ परसेप्शन दिख जाए और वर्ब ऑफ परसेप्शन दिखने के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट, तो आने वाली जो भी वर्ब होगी उसमें आपको आईएनजी लगाना होगा। दैट्स मीन उसके बाद आने वाली हर वर्ब आपके किस फॉर्म में चली जाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। किस में जाएगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ आ गई बात आपको ये? तो अब मैं यहां पर बात करूं, आई क्या है? सब्जेक्ट, सा क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन। ठीक है, हर क्या है? ऑब्जेक्ट। कैसे पता लगा सा वर्ब ऑफ परसेप्शन है? भाई सा किसकी सेकंड फॉर्म है? सी की। क्लियर है? तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो सी की सेकंड फॉर्म हुई है सा। ठीक है, तो यहां पर सी किसका काम होता है? आंखों का। और आंखों का कैसा काम है? ये मूल कार्य होता है। तो आंखों का मूल कार्य होने के कारण ये वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाई। और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो आने वाली वर्ब में आईएनजी लगेगा या ईडी फॉर्म लगेगी? ओके, कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। और अगर फिर आपको ईडी, ईएन या एनटी फॉर्म अगर दिख जाती है, मतलब वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म अगर दिख जाती है, तो सेंटेंस कैसा माना जाएगा? बिल्कुल गलत। और अगर आईएनजी फॉर्म दिख रही है तो सेंटेंस क्या माना जाएगा? आपके बिल्कुल सही माना जाएगा। समझ आ रही है बात? जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, ही हर्ड द क्लॉक
स्ट्राइकिंग 12 o'clock या 12, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर जोरदार पेंडुलम जो है वो बजा और वहां पर उसने 12 बजते हुए सुन लिया, तो अगर यहां मैं बात करूं तो ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट। हियर्ड या हर्ड जो है ये क्या है, वर्ब तो है, लेकिन सुनना किसका काम होता है, कानों का। और कानों का कैसा काम होता है, फंडामेंटल वर्क होता है, तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गई। अब मैं अगर आपसे यह बात करूं तो द क्लॉक क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आने वाली वर्ब में हमें क्या लगाना होगा, आईएनजी लगाना होगा। तो इस तरह से वर्ब ऑफ परसेप्शन आने पर यहां पर स्ट्राइकिंग आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आप इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको कॉपी में, फिर हम इसको आगे देखते हैं कि किस तरह से और इसके क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। इज दिस क्लियर? राइट डाउन, जस्ट उतार लिया, वेरी गुड। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, बोलते चलिएगा मेरे साथ। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है, यस बोलिए। ये मत सोचिए कि आप मुझे सुनाई नहीं दे रहा, हाँ बिल्कुल दे रहा है, यस वेरी गुड। तो क्या हुई वर्ब ऑफ परसेप्शन, कि ऐसी वर्ब जो हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन का फंडामेंटल वर्क होता है, वो ही क्या कहलाता है, वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जैसे मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूं, कम होता है, गो होता है, या कभी भी बी के साथ आपको क्या दिख जाए, बीजी। अब बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज या वर। अगर इन 5 के बाद आपको कभी भी बीजी दिख जाए तो इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखिएगा, मैंने यहां पर कहा कम डांसिंग, ठीक है, सी वॉज बीजी, पैकिंग, क्लियर। अब ये दोनों सेंटेंस आपको देखने में थोड़े अजीब से लग सकते हैं, बोले यार कम डांसिंग सुना नहीं, सी वॉज बीजी पैकिंग ये भी नहीं सुना, प्रीपोजिशन की फॉर्म नहीं बन पा रही, तो गलत हो सकता है। लेकिन आपको सीधा सा एक फंडा बता रहा हूं, इन 3 का स्पेशली ध्यान रखना है, कम, गो और बी। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर इनके बाद आपको कभी बीजी दिख जाए तो इनके साथ आप डायरेक्टली, अगर आपको कभी भी प्रेजेंट का पार्टिसिपल दिख रहा है, दैट्स मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, और आप उसे गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्लियर है ये अच्छे से? तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फॉर्म है वो कहां पर 3 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप डायरेक्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो। इज दिस क्लियर? चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का अब सेंस के अकॉर्डिंग यूज देखेंगे। ये सारे जो यूज थे ये तो आपके ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज थे, ठीक है, कि ग्रामर की कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें ग्रामर का रोल होता है। अब हम इसको देखेंगे सेंस के अकॉर्डिंग, कि सेंस के अकॉर्डिंग आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे किया जाता है। क्लियर? तो उतार लिया है आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रिवाइज करिए, चलिए मेरे साथ बोलिए जल्दी से। कौन कौन से वर्ड बताए मैंने आपको, कम, यस, बी प्लस बीजी, वेरी गुड, और गो। इनके बाद आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेरी गुड। चलिए अब सेंस के अकॉर्डिंग देखिए, मैं यहाँ पर 2 सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, और अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिएगा कि किस तरह से आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही ओपन्ड द अलमीरा एंड टुक आउट ए फाइल, ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देता हूं, ही ओपन द अलमीरा और ही टुक आउट ए फाइल, ठीक है। अब देखिएगा, जो शब्द मैं बोल रहा हूं, जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उनको आप अच्छे से सुनिएगा, तभी आपको ये फॉर्मेट समझ आएगा और आप खुद देखेंगे कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन राइट होना स्टार्ट हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। क्लियर?
चलिए देखिए इसको, जैसे आप जस्ट सपोज करिए, जब कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा वो दो सेंटेंस की कनेक्टिविटी में किस तरह से काम लेता है, तो आप टोटली जब सेंटेंस जो है आपको कितने दिख रहे हो, दो, कितने सेंटेंस दिख रहे हो, दो सेंटेंस दिख रहे हो, क्लियर। और दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कैसा हो, हमेशा सेम, कैसा सब्जेक्ट हो, हमेशा सेम। तो इसका मतलब यह है कि आप उस सेंटेंस में पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो। समझ आ गई बात आपको अच्छे से, ठीक है। जैसे मैं यहां बात करूं, ये दो सेंटेंस इसलिए लिखे ताकि आप पता लगा सको। ही ओपन द अलमीरा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही। एंड टुक आउट ए फाइल, तो एंड लगने के बाद अगर सेम एक्शन वापस आया है, किसके लिए आया है ये एक्शन भी, फाइल निकाली उसने बाहर, ये एक्शन भी किसके लिए आया है, ही के लिए। तो मतलब यहां पर इंसिडेंट कितने हो गए आपके सामने, दो। कितने इंसिडेंट हो गए, दो। भाई घटनाएं कितनी हो चुकी है, दो। सेंटेंस कितने हैं, दो। आप इस सेंटेंस को चाहो तो इंसिडेंट्स भी लिख सकते हो कि घटनाएं कितनी हो चुकी है आपके सामने, दो इंसिडेंट्स हो, ठीक है। और दोनों इंसिडेंट्स का सब्जेक्ट कैसा हो, सेम हो, तो आप इसका मतलब उस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि ही ओपन द अलमीरा, ही टुक आउट ए फाइल, तो यहां मैंने कोमा लगा दिया, लेकिन दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कैसे है आपके, सेम है, तो आप यहां पर पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में ये नहीं है क्वेश्चन, ये तो आपको समझाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन अब बनाता हूं मैं कि किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ गया ये, टेकिंग आउट ए फाइल, ही ओपन दी अलमीरा, या फिर ओपनिंग दी अलमीरा, ही टुक आउट ए फाइल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखेगा। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर आप बिल्कुल क्वेश्चन को 15 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड में सोल्व करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक फंडा याद रखना है कि आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हो रही है, जेरेंड फॉर्म में हो रही है, ठीक है, या प्रीपोजिशनल, इसको जेरेंड भी कह सकते हैं हम एक तरीके से, ठीक है, फ्रेज बन रहा है यहाँ पर प्रीपोजिशनल। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, तो अगर किसी सेंटेंस की जब शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से अगर हो जाती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको याद रखना है माइंड के अंदर। प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन चेक कर लेना, गारंटी दे रहा हूं आपको एरर तुरंत आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो अगर यहां पर मैं बात करूं, तो एक है टेकिंग आउट ए फाइल, ही ओपन द अलमीरा, और ओपनिंग द अलमीरा, ही टुक आउट ए फाइल। दोनों के अंदर बात बराबर हो रही है, लेकिन चेक क्या करना है कि जब दो इंसिडेंट आपको दिख रहे हो, कितने इंसिडेंट दिख रहे हो, दो, दोनों में सब्जेक्ट कैसा है, एक ही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक में V1 प्लस आईएनजी स्टार्ट आपके हो चुका है। तो उन दोनों इंसिडेंट में से जो इंसिडेंट फर्स्ट नंबर पर, कौन से नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर अगर घटित हो रहा है, फर्स्ट नंबर हैपन है, अगर वो पहले नंबर पर अगर वो घटित हो रहा है किसी भी कंडीशन में, दोनों इंसिडेंट में से पहला काम क्या हो रहा है ये देखना है आपको। और जो पहले नंबर का इंसिडेंट होगा वो किस में चला जाएगा, आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, किस में चला जाएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में चला जाएगा। समझ आ रही है बात, मतलब उस इंसिडेंट की जो वर्ब होगी उसमें आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। इज दिस क्लियर। देखिए जैसे यहां पर मैं बात करूं, ही ओपन द अलमीरा, ही टुक आउट ए फाइल, उसने अलमारी ओपन करी, उसने फाइल निकाली, ठीक है। अब पहले अलमारी खुली या पहले फाइल निकली, ऑब्वियसली सी बात है कि पहले क्या खुली होगी, अलमारी, क्लियर। तो पहले अगर अलमारी खुली है तो इसका मतलब जो इंसिडेंट पहले नंबर पे घटित हो रहा है उसमें क्या लगना चाहिए, आईएनजी लगना चाहिए। तो राइट क्या होगा आपके, ओपनिंग राइट हो जाएगा। और टेकिंग, टेकिंग का मतलब ये हो गया कि इस सेंटेंस को अगर आप राइट कर रहे हो, इसका मतलब है पहले फाइल निकल गई और उसके बाद उसने अलमारी ओपन करी। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आपको फाइल निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, अलमीरा को ओपन करना होगा, ठीक है, और फाइल को तुरंत निकालना पड़ेगा। दैट्स मीन यहां पर टाइम गैप किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है। आ रही है बात समझ में। भाई आप चाहो तो इसको एक और तरीके से चेक कर सकते हो कि जब दोनों इंसिडेंट हो उनके अंदर किसी भी तरह से टाइम गैप नहीं होना चाहिए।
टाइम की बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तुरंत काम हो रहा हो भाई। अलमारी खोलने में और फाइल निकालने के अंदर किसी भी तरह से टाइम गैप नहीं होता है, और ऐसी कंडीशन के अंदर सेंटेंस क्या माना जाता है, बिल्कुल सही माना जाता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे खासे तरीके से। तो इस तरह से आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस का क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस और देना चाहता हूं, जल्दी से आप इसको उतार लीजिए। यस, उतारिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इसको शेयर करिए जितना आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि अच्छा जो मटेरियल है वो आपके डायरेक्टली कहीं पर कोई बच्चा पढ़ रहा हो और उसकी बेचारी कैपेसिटी नहीं हो कि वो इतनी फीस दे सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप फ्री क्लासेज यहाँ पर मेरी प्रोवाइड है, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसको शेयर करिएगा जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, सी क्राइड, एस सी वेंट अवे, ठीक है। वो रोई जब वो चली गई। क्लियर। कितने इंसिडेंट हो रहे हैं यहां पर, 2 इंसिडेंट हो रहे हैं, एक क्राइड है एक वेंट अवे। वही चीजें देखना कि कितने इंसिडेंट है, 2 इंसिडेंट है। दोनों में सब्जेक्ट कैसा है, सेम है या अलग अलग है, सेम है। अगर अलग अलग है तो आप पार्टिसिपल का यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। दोनों में सब्जेक्ट कैसा है, सेम है, तो इससे ये पता लग गया कि पार्टिसिपल का यूज तो होगा। फिर ये चेक करो कि दोनों इंसिडेंट जब घटित हो रहे हैं तो उनमें टाइम गैप है या नहीं है। जैसे मैं कहता हूं सी क्राइड एस सी वेंट अवे, जब वो गई तो वो रो रही थी, इसका मतलब है वो रो रही है और चली गई, वो तो टाइम तो लगा ही नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी, तो टाइम गैप नहीं है किसी भी तरीके से। अब मुझे ये बताइए, ये चेक करो कि फर्स्ट नंबर हैपन, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो पहले घटित हुआ, पहले वो गई या पहले वो रोई। क्या किया उसने पहले भाई, अगर मान लो पहले गई, जस्ट सपोज कि अगर वो पहले चली जाती है और उसके बाद रोती है, तो पता किसको लगेगा, पता लगेगा क्या, नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर से सुबह पहले पापा ने अगर आपको डांट दिया, ठीक है, और आप रोने लग गए और उसके बाद आप कोचिंग के लिए निकल गए, ठीक है, तभी तो आपके घर वालों को पता लगा ना कि आज यार वो सुबह रो रहा था। और अगर मान लो आप पहले निकल जाते और उसके बाद बाहर जाके रोते, तो घर वालों को पता लगता है क्या, नहीं लगता पता। तो ऑब्वियसली सी वही बात हो रही है कि पहले वो गई या पहले रोई, पहले वो रोई, इसीलिए यहां पर हो रहा है सी क्राइड एस सी वेंट अवे। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो पहले जो घटना घटित हो रही है उसमें हमारे को आईएनजी फॉर्म लगाना होगा। तो यहां राइट हो जाएगा आपके सी वेंट अवे क्राइंग, मतलब वो रोते हुए चली गई। तो आई थिंक आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेंस के अकॉर्डिंग हम इसका किस तरह से यूज करते हैं। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, क्लियर है ये, तो आप इसको उतार लीजिएगा और ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल ओवर होता है। क्लियर, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको ग्रामर से रिलेटेड कंडीशंस बता दिए, साथ ही साथ आपको किस तरह से सेंस के अकॉर्डिंग कैसे यूज लिया जाता है वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी और भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पर आपको नीचे लिंक मिलेगा, यहाँ पर उस लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद वो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब पास्ट पार्टिसिपल। तो नंबर सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ब की ईडी ईएन या एंटी फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। अब सबसे पहला वो ही कि अगर मैं आपसे बात करूं टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहां कहां किया जाता है, बताइए मुझे आप जल्दी से, कहां कहां आप टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो। ऐसे कौन से टेंस होते हैं जिसमें आप वर्ब की ईडी ईएन या एनटी मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह से आपके टेंस होता है प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। ठीक है, ये चार ही ऐसे टेंस होते हैं कि आप
परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हो। तो कुल टोटली अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनमें आपके टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट पार्टिसिपल का आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? बाकी आपको टेंस मैन के एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे वैसे ही पहले बता दिए हैं। ओके, राइट डाउन इसको लिख लीजिए। यस, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब नंबर सेकेंड, एडजेक्टिव फॉर्म में। एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो किस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, ए बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। क्या है सेंटेंस? ए बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ये एक कहावत भी है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आ रही ये बात आपको समझ में? तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो चाइल्ड क्या है? नाउन है। और अगर मैं इससे पूछूं कि कैसा बच्चा? बर्न चाइल्ड। तो जिसने कैसा, कैसी, इनका जवाब देता है वो क्या बन चुका है? आपके एडजेक्टिव। क्या बन चुका है? एडजेक्टिव। और पता लग ही रहा है आपको, बर्न में लास्ट में क्या आ रहा है? एंटी फॉर्म आ रही है। क्लियर? इसी तरह से मैं कहता हूं आई नीड ए फ्राइड फिश, या आई वाना ईट ए बॉइल्ड एग। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मेरे को एक फ्राइड फिश की जरूरत है। कभी ऐसे थोड़े ना बोलते आप दुकान पे जाके फ्राइंग फिश दो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप यही बोलेंगे कि भाई साहब एक फ्राइड फिश मिलेगी क्या। ओके, तो फिश क्या है यहां पर? नाउन। और मैंने फिश से पूछा भैया कैसी फिश, तो जवाब में क्या निकल कर आया? फ्राइड। तो यहां पर ईडी फॉर्म में आ चुका है, तो ये एडजेक्टिव है। मैं कहता हूं आई वांट टू ईट ए बॉइल्ड एग, जैसे बोलते हैं ना अपन दुकान पे जाके, तो ये थोड़े ना बोलते भाई साहब बॉइलिंग एग है क्या। आप क्या बोलते हो? बॉइल्ड एग मिलेगा क्या, या बॉइल्ड अंडा है क्या। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो एग क्या है यहां पर? नाउन। और मैंने पूछा कैसा एग, तो जवाब क्या निकल कर आया? बॉइल्ड एग, जिसमें ईडी फॉर्म है। क्लियर? ऐसे कभी भी अगर आप मान लीजिए पुलिस को शिकायत करने जाते हो तो पुलिस आपसे हमेशा क्या चाहती है? जैसे द पुलिस वांटेड ए रिटर्न स्टेटमेंट। द पुलिस वांटेड ए रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, और उसको हमेशा स्टेटमेंट चाहिए, और वो भी कैसा? लिखित स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है यहां पर? नाउन। और मैंने पूछा स्टेटमेंट से कैसा स्टेटमेंट, तो जवाब क्या निकल कर आया? रिटर्न। तो इसका मतलब यहां पर ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है? वर्ब की EN। भाई राइट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रॉड, और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो रिटर्न यहां पर थर्ड फॉर्म है, तो EN फॉर्म है, तो ये सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव फॉर्म आपके बन चुकी है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? नहीं है? आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है? तो ये पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, उतार लीजिए आप इसको एक बार जल्दी से, कि पास्ट पार्टिसिपल किस तरह से आपके एडजेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किस तरह से एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, वो चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अब सेंस के अकॉर्डिंग। ये तो था ग्रामर की बात। अब आ जाइए आप सेंस के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है। जैसे देखिएगा, यह एक सेंटेंस है, सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझिएगा आप। दिख रहा है यहां पर? चलिए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, द ब्रिज had been weakened by the storm and it was, मैं वापस यहां लिख देता हूं उसी सेंटेंस को, no longer safe। ये सेंटेंस है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जैसे इसी सेंटेंस को पहले समझ लेते हैं हम। ठीक है,
फिर इतनी जगह नहीं मिलेगी कि मैं आपको पार्टिसिपल का इसका सेंटेंस का सेकंड फॉर्म भी लिख कर बताऊं। यहां भी देखिए सेम चीज आपके सामने, जब आपके साथ सेंटेंस के अंदर कितने इंसिडेंट हो रहे हो, 2 इंसिडेंट्स। कितने इंसिडेंट्स हो रहे हो, 2 इंसिडेंट। दोनों में सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए सब्जेक्ट। समझ आ गई बात। और ऐसी कंडीशन के अंदर आप ये चेक करोगे कि दोनों सेंटेंस में टाइम गैप है या नहीं है। तो आपको ये चेक करना है सिर्फ कि दोनों इंसिडेंट के अंदर टाइम गैप नहीं होना चाहिए। तो फिर आप वही चीज कि जो फर्स्ट इंसिडेंट होगा, कैसा इंसिडेंट, फर्स्ट इंसिडेंट जो होगा, ठीक है, वो फर्स्ट इंसिडेंट आपके किस में जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, अब आप बोलोगे, बोलो सर ये तो आपने पूरा वही बता दिया जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी सेम हो रहा था। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देख लेना कि जो फर्स्ट इंसिडेंट है अगर वो किसी भी तरह से पैसिव फॉर्म में है, किसमें हो, पैसिव फॉर्म में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको अच्छे से, इधर पैसिव लिखा जो मैंने, वेरी गुड। तो अगर फर्स्ट इंसिडेंट जो है वो पैसिव फॉर्म में है, ठीक है, तो आपके फिर वो पास्ट पार्टिसिपल में जाएगा। और अगर पैसिव फॉर्म में नहीं है तो जैसा मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया था सेम वैसा का वैसा ही वो रहेगा। क्लियर। अब पैसिव फॉर्म का पता आप कर सकते हो या तो बाई लगा हो या किसी भी वर्ब के साथ अगर फिक्स प्रीपोजिशन दिया हो, किसी वर्ब के साथ क्या दिया हो, फिक्स प्रीपोजिशन, तो समझ जाइएगा वो पैसिव फॉर्म में। जैसे मैं यहां बात करूं, द ब्रिज हैड बीन वीकन्ड बाय द स्टॉर्म एंड इट वाज नो लॉन्गर सेफ। ब्रिज जो था वो तूफान से क्या हो गया, कमजोर, अब वो सेफ नहीं था बिल्कुल। कितनी घटनाएं हो रही है यहाँ पर, 2। एक तो ब्रिज का कमजोर होना, ठीक है, पुल का कमजोर होना, और दूसरा उसका सेफ नहीं होना, 2 घटनाएं हैं। दोनों घटनाओं में सेम सब्जेक्ट है क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर द ब्रिज है और यहाँ पर क्या है, इट। अब इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है, ब्रिज के लिए आया है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट तो सेम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो दोनों घटनाएं हो रही है, सब्जेक्ट सेम मिल चुका है, तो अगली चीज चेक करोगे कि दोनों घटनाओं में टाइम गैप है या नहीं है। तो मुझे ये बताइए, जिस समय अगर मान लीजिए ब्रिज तूफान से कमजोर हुआ, उसमें कोई दरार आ गई है इस तरह से, तो गवर्नमेंट या हम लोग उसको उसी समय से क्या मान लेंगे, अनसेफ मान लेंगे कि वो सेफ नहीं है हमारे लिए। समझ आ रही है बात। तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या कि यहां पर जब दोनों घटनाओं में टाइम गैप नहीं है तो हम पहले घटना चेक करेंगे, पहले तूफान से कमजोर हुआ या पहले से सेफ नहीं था। ऑब्वियसली सी बात है कि पहली घटना क्या घटेगी, वो तूफान से क्या हो गया, कमजोर। ठीक है, तो जो पहली घटना घट रही है उसमें ये चेक करो कि वो पैसिव फॉर्म में है या नहीं है। तो पैसिव फॉर्म में है क्या पहली घटना है, किससे पता लग रहा है, यहां पर क्या आ गया, बाई आ गया। क्लियर। तो इस तरह से जो घटना पहली है वो पैसिव फॉर्म में है, तो ये किस में जाएगा, आपके पास्ट पार्टिसिपल। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वीकनिंग बाय द स्टॉर्म the railway bridge was no longer safe। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है, weakened by the storm the railway bridge was no longer safe। ठीक है, अब आपको सिंपल सा एक फंडा है, ये याद रखना है कि अगर किसी भी तरह से मामला जब पैसिव में है और फिर अगर आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन कि अगर पैसिव फॉर्म में है तो पहली घटना किस में चली जाएगी, आपके पास्ट पार्टिसिपल में। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से सेंटेंस आपके काम करता है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल जो है वो कंप्लीट होता है कि किस तरह से मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल बताया है, और इससे आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व करिएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब उतार लिए ये, आप उतार लीजिए पहले इसको, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यस, समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल हमारा ओवर होता है, ये ग्रामर की कंडीशंस में टेंस मैंने आपको रिवाइज करिए, मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा तभी याद होगा ये। तो ग्रामर की कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले टेंस, टोटली कितने टेंस होते हैं जिनका पास्ट पार्टिसिपल में यूज कर सकते हैं, यस 4। कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट,
और फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट का सिंपल। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नंबर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अनुसार वर्ब की ईडी, ईएन या एंटी फॉर्म को आप किस में लगा सको, पास्ट पार्टिसिपल में लगा सको। नंबर थर्ड कंडीशन, जो मैंने आपको सेंस के अकॉर्डिंग बताया, जब हमारे सामने इंसिडेंट कितने हो, दो, दोनों इंसिडेंट का सब्जेक्ट कैसा हो, सेम, दोनों इंसिडेंट में टाइम गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट इंसिडेंट जो हो रहा है अगर वो पैसिव फॉर्म में है तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, अदरवाइज पैसिव फॉर्म में नहीं होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड पार्टिसिपल का लास्ट फॉर्म है आपके पास परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल को मैं आपको समझा देता हूं, इसमें ग्रामर की कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस ईडी, ईएन या एंटी फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही पास्ट हिज MA और ही एनरोल्ड फॉर PhD। ये सेंटेंस है आपके सामने, क्लियर। अब इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो सेंस के अकॉर्डिंग ही है, इसमें ग्रामर की कोई कंडीशन नहीं होती। परफेक्ट पार्टिसिपल में सेंस के अकॉर्डिंग ही हम इसको चेक करेंगे कि जब सेंटेंस के अंदर कितने इंसिडेंट हो, दो इंसिडेंट, ठीक है भाई। एक है MA पास करना और एक है PhD के लिए एनरोल करना, ठीक है। दोनों इंसिडेंट्स का सब्जेक्ट कैसा हो, सेम। कैसा सब्जेक्ट हो दोनों इंसिडेंट का, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ आ रही है बात आपको अच्छे से, वेरी गुड। दोनों इंसिडेंट में बस ये चेक करना है आपको कि टाइम गैप हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देखने के बाद ये पता कर लो कि अगर टाइम गैप है तो ही परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी कि दोनों में हमें टाइम गैप मिल रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। और जो इंसिडेंट आपके फर्स्ट इन नंबर पे होगा, मतलब जो फर्स्ट इंसिडेंट हैपन होगा, फर्स्ट नंबर पे जो घटित होगा, वो आपके किस में चला जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में। किस में चला जाएगा वो, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है ये चीज आपको, बिल्कुल वेरी गुड। जैसे मैं यहां बात करता हूं, उसने MA पास किया और उसने PhD के लिए एनरोल किया, दोनों में सब्जेक्ट कैसे है, सेम है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दो इंसिडेंट, दोनों में सब्जेक्ट कैसे है, बिल्कुल सेम है। दोनों इंसिडेंट में ये देखो टाइम गैप है या नहीं है। भाई MA पास करने के बाद अगर आप PhD के लिए एनरोल्ड हो रहे हो तो उसके लिए टाइम तो लगेगा ही। तो जब टाइम गैप है तो इसका मतलब आप इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगा सकते हो। अब ये चेक करो कि पहले क्या हुआ, पहले MA क्लियर हुआ या पहले PhD के लिए एनरोल्ड हुआ। ऑब्वियसली सी बात है पहले क्या क्लियर हुआ होगा, MA। तो इस कंडीशन में हम जो फर्स्ट इंसिडेंट है उसको किस में डाल देंगे, हैविंग के साथ, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हो जाएगा हैविंग पास्ट हिज MA ही एनरोल्ड फॉर PhD। क्लियर है, तो ये बिल्कुल सही हो चुका है। अब इसको क्वेश्चन जब एग्जाम में अगर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, एरर के लिए, तो इसी क्वेश्चन को इस तरह से दे देंगे, हैविंग हैड पास्ट हिज MA ही एनरोल्ड फॉर PhD। सेम होगा बिल्कुल आपके, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूं आपको। यहां पर हैविंग के जस्ट बाद आपने क्या देखा, हैड, तो समझ जाइए कि ये सेंटेंस ही क्या हो चुका है, गलत। मतलब हैविंग के बाद अगर कभी हैड देख लो तो सेंटेंस को तुरंत क्या करना है आपके, गलत हो जाएगा, या जिस सेक्शन में पूछा जा रहा है उसी सेक्शन में क्या मानी जाएगी, एरर मानी जाएगी। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल भी ओवर होता है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं वापस से आपको बता देता हूं, इसी तरह से आपको बहुत सारे मेरे टॉपिक्स मिलेंगे जिनको मैं इजी वे में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स। ये बिल्कुल आपके ठीक वैसी ही क्लास होगी जैसे क्लास ऑफलाइन होती है, ठीक है। आपको उसी तरह से मैं बिल्कुल यहाँ पर पूरा का पूरा समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इस टाइम का बिल्कुल अच्छे से यूज कर सके, ठीक है। बस आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए ताकि ये अच्छे कंटेंट जो है वो बच्चों तक पहुँच सके और वो एग्जाम्स को क्लियर कर सके। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, वेरी गुड।